सैफी। नाज़रीन, एक तरफ तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि अगले 3 माह बहुत ही अहम है हुकूमत के लिए, कोई वज़ीर मुल्क से बाहर नहीं जाए। वज़ीर आज़म ने हुक्म दे डाला है, आज काबीना वफाकी काबीना की मीटिंग के अंदर ये बात तय हुई है। तो दूसरी तरफ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की आज हियरिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मामला जहां पे सिनेमा, हाउसिंग सोसाइटी और शादी हॉल्स के दिफाई के हवाले से बात हुई और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये तमाम चीजें जो है वो दिफाई मकसद के लिए नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कंटोन में राजी पे कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स दिए हैं कि ये तमाम तर चीजें जो गैर आईनी और गैर कानूनी हो रही हैं, जमीन पर कमर्शियल सरगर्मियां नहीं हो सकती हैं। एक तो मामला ये है। दूसरी तरफ एक और मामला उठाया और वो इस हवाले से कि जी रियासत जो है मुज़ाकरात करके लोगों को छोड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपनों को सीने से लगाने के बजाय पराया क्यों बनाया जा रहा है। अली वजीर का अगर एक भी इल्जाम दुरुस्त निकला तो क्या होगा। शरीक मुल्जिमान के साथ रवैया देखकर अफसोस होता है, ये भी आज चीफ जस्टिस ने कहा। साथ ही अली वजीर की आज जमानत भी मंजूर हो गई है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जहां ये सारे मामलात हैं वहीं पर हम ये भी देख रहे हैं कि जहां हुकूमत ने आज ये इंडिकेशन दे दिया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कि जी कोई बाहर नहीं जाएगा वजीर, और हुक्म एक तरीके से दे दिया है काबीना के अंदर, वहीं ये भी बता दिया है कि अब जो है वो बहुत क्रूशियल पीरियड है, इंतहाई अहम मामला है। 3 महीने क्यों हसास करार दिए हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर आज बात करेंगे। दूसरी तरफ जी गवर्नर चौधरी पंजाब के सरवर साहब वो अपनी हुकूमत के हवाले से ही बात करते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि जी गवर्नर बनने की ख्वाहिश नहीं थी, पार्टी ने रस्मी ओहदा देकर साइड लाइन कर दिया। गिले और शिकवे बाहर जाके कर रहे हैं। मुल्क में रहते हुए इन गिलों और शिकवों की गूंज थी, लेकिन इन गिलों और शिकवों की गूंज कहीं ना कहीं दब जाती थी। जब भी उनसे सवाल किया जाता था, कोई भी पूछता था, तो वो दबे छुपे अल्फाज में जो है वो खामोश हो जाते थे। लेकिन अब ये खामोशी नज़र नहीं आ रही और ये सारी गूंज हमें बाहर जाके नज़र आ रही है कि जी ही स्पीकिंग अबाउट हिज गवर्नमेंट एंड हिज थिंग्स, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट नज़र आते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आज बात करेंगे। और दूसरी तरफ जी सियासी जमातों को सियासी अमल से नहीं निकाला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में जमहूरियत को तक़वियत देने के लिए सियासी जमातों के हवाले से भी बात की है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस हवाले से कहा है। तो ये सारे इशूज़ हैं आज जिसके ऊपर जी हमने बात करनी है। मेरे साथ जी पैनल में मेहमान यहाँ मौजूद होंगे। एक तरफ होंगे अकरम चीमा साहब, हुकूमत से MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। साथ ही सेंटर राना मकबूल साहब होंगे मुस्लिम लीग नून से। और उसके अलावा जो है वो मेरे साथ होंगे सलाउद्दीन गंडापुर साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। अच्छा, बिफोर गोइंग टू माय गेस्ट जी, आज यौम तासीस भी बनाया गया है, तो मैं कैसे भूल गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना, और हर साल की तरह इस साल भी लोगों को जमा करने का, पावर शो करने का की जो रिवायत है वो बरकरार रखी। और बिलावल साहब ने भी आज बहुत इंतहाई अहम बात की। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में रियासत के हवाले से बात चल रही थी, लोगों के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, और फिर हमने देखा कि जी अली वजीर की जहां जमानत भी हो गई, तो दूसरी तरफ बिलावल साहब भी जो है वो आज जलसे में जो बात कर रहे थे उस हवाले से भी हम बात करेंगे। दहशतगर्दी के हवाले से जो आज उन्होंने बात खास तौर पर की है जी, तो इन सारे इश्यूज पे बात करेंगे। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस आई हैव टू टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड। जी नाजरीन, वेलकम बैक। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज क्या कह रहे थे जलसे के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से, खासतौर पर TLP के हवाले से, उनका क्या मौकिफ है, पहले सबसे पहले वो सुन लेते हैं। बच्चों को शहीद करवाए उन दहशतगर्दों के साथ हुकूमत चुप चुप के मुज़ाकरात कर रहे थे। तो आज बिलावल साहब भी इस बात पे तनकीद कर रहे थे हुकूमत पे कि जी जो लोग बच्चों को शहीद करवा रहे हैं, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, हुकूमत छुप छुप के उनके साथ
जो है वो मुज़ाकरात करी। और ये वही बात है जो सुप्रीम कोर्ट में भी हुई पिछले दिनों, जब APS के मामले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को बुलाया गया और पूछा गया कि जी आप क्या कर रहे हैं रियासती मामलात में, और TLP से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं या TTP से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस हवाले से क्या आप जो है वो अंडर द टेबल कोई साइन कर रहे हैं जी, सरेंडर नोट्स। तो ये वो सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है। और मुझे याद है, मुझे फिर याद आ जाता है बार बार, सुप्रीम कोर्ट चूंकि इंटरवीन कर रही है दोबारा से गवर्नेंस के मामलात में जो कि कहा जा रहा है, तो मुझे फिर याद आ जाता है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की वो बात जब वो कंटेनर पे खड़े थे और वो कहते थे कि जब गवर्नेंस के मामला ठीक नहीं होते, जब इंसाफ ठीक तरीके से नहीं दिया जाता, जब इनकॉम्पिटेंसी होती है हुकूमत की तरफ से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे इंटरवीन करते हैं कोर्ट्स, और वो गवर्नेंस के मामला के हवाले से क्वेश्चन मार्क उठाती हैं इस सब्जेक्ट के अंदर कि जो सू मोटोस के सब्जेक्ट्स इस वक्त हमारे सामने हैं सारी चीज़ों के ऊपर। तो इट मीन्स कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आपकी गवर्नेंस के ऊपर आपको खुद सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है, जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट में सारे मामला लेके लोग वहाँ जा रहे हैं और अदालतों में इंसाफ के लिए दरवाजे खटखटा रहे हैं। वेल, पहले तो मैं जाती हूँ सबसे पहले आज जो ये सारा मामला हुआ है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से 3 बड़े इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर मैं चाहूँगी कि जी वो हम सलाउद्दीन गंडापुर साहब की तरफ सबसे पहले चले जाएं। वैसे तो सेंटर राना मकबूल साहब खुद भी माशाल्लाह एडवोकेट हैं और वो भी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से कानूनी भी समझते हैं, लेकिन मैं सलाउद्दीन गंडापुर साहब की तरफ जाती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर जी एडवोकेट हैं, उनकी तरफ मैं जाती हूँ। सलाउद्दीन गंडापुर साहब, ये जो इशूज़ हमारे सामने आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, अब सवाल ये है जो कि साकिब निसार साहब की अब जिस तरह से चीज़ें आ रही हैं, साकिब निसार का भी हमें याद है कि बहुत ही अग्रेसिव मोड में आते थे और सारी चीज़ें करते थे। लोग ये सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ऑपोजिशन, हुकूमत और मुख्तलिफ हलकों में जब हम बैठते हैं तो ये सवाल है कि ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं क्या वाकई इन चीज़ों के ऊपर, चूंकि अब नज़र आ गया है कि जी कराची में एक टावर गिर गया है, तो क्या दीगर मामलात में भी चीज़ें होंगी, एक्शन होगा, या फिर सिर्फ चीज़ें जजमेंट्स या ऑब्जर्वेशंस की तरफ रहेंगी? और आज जो ख़ास तौर पे जिन मामलात पे चीफ जस्टिस साहब ने जो है आज सेक्रेटरी दिफा को भी बुलाया हुआ था और वो बुला ही रहा है रेगुलर, उसमें CBC से भी यहाँ CEO को बुलाया हुआ था एंड सो मेनी पीपल को आज लाइन नजर किया हुआ था इन सारे मामलात पर, रिफाई प्लाट्स के हवाले से, दिफाई प्लाट्स के हवाले से। तो इस सारी सिचुएशन में आप इसको कैसे देखते हैं? ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब इदारे अपने कानूनी और आईनी हकूक को सामने रखे बगैर कोई का अमल करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें फिर मजबूर होती है कि वो 100 मर्डर एक्शन उसके अंदर ले। सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो आज सूरत हाल बनाई गई है और अदालत ने कहा कि जी ना आर्मी को किसी सूरत में भी तिजारती मकासद के लिए काम करने की इजाजत नहीं है, तो ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने कानून के मुताबिक ये बात की है, क्योंकि जो पाकिस्तान के जो कवानीन हैं जिसको मिलिट्री एक्ट बोलते हैं, जिसके तहत जो है ना पूरी फौज की ये चलती है, तो अगर कंटोनमेंट के अंदर जो है ना कमर्शियल इदारे हो जाएंगे या मिलिट्री के जमीनों पे कमर्शियल इदारे हो जाएंगे तो फिर वो फौज का एक अपना तकद्दस और लोगों में रिस्पेक्ट उससे खत्म हो जाती है और लोग ये समझते हैं कि अब ये एक कमर्शियल इदारा हो गया, अब ये हमारी लड़ाई क्या लड़ेगी। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ इश्यूज को जो उठाया है तो उसमें बहुत सी चीजों अमल दरामद शुरू हो गया है और उस अमल दरामद में नेस्ले टावर का गिराना जो है वो भी सामने है कि जना कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे आज भी मेरे ख्याल में 2 मंजिलें और उसकी इंतजाम कर दी गई है। और जाहिर है जब कोई ऐसा ऑर्डर होता है तो उस ऑर्डर से लोगों को तकलीफ भी पहुंची है, क्योंकि एक दिन में कोई बिल्डिंग नहीं खड़ी होती और बिल्डिंग खड़े होने में जो तरीक़ाकार होता है उसमें जिस करप्शन का हिस्सा लिया जाता है वो करप्ट लोग तो उस वक्त मौजूद नहीं होते और तकलीफ जो है ना उन लोगों की होती है जिन्होंने खरीदा होता है और खरीदने के बाद जब उनको पता चलता है कि वो गलत और गैर कानूनी जमीन पे बैठे हैं तो उनको ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर इस चीज की इजाजत दी जाए
कि गैर कानूनी बिल्डिंग की खड़ी हो, गैर कानूनी कारोबार हो और सुप्रीम कोर्ट भी चुप रहे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपने आईनी फराइज को कैसे अदा करेगी? सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल तौर पे आज के मसले में आईनी फराइज को अदा किया है। और दूसरी बात ये, क्योंकि मैं अली वजीर का वकील हूँ, अली वजीर के खिलाफ जो मुकदमा है कि जी आपने पाकिस्तान में बगावत फैलाने की कोशिश की है और जो है ना वो मुसल्ला जद्दोजहद की बात की है, जबकि ऐसी कोई बात उसके अंदर मौजूद नहीं है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने भी की कि जब हम लोगों की बेल कैंसिल करते हैं तो आप अंडरग्राउंड कंप्रोमाइज करके उनको छोड़ देते हैं, जबकि सामने आता है कि उन्होंने पुलिस को मारा है। अली वजीर के मुकदमे में उसकी तकरीर के बाद क्या कोई ऐसा हमला हुआ, क्या किसी को जो है ना वो गोलियां लगी या कोई नफरत फैला, तो इसका जवाब सरकारी वकील के पास नहीं था। और जब नहीं था तो जाहिर है फिर अदालत ने उसको जमानत पे रिहा कर दिया। और ये मुकदमा हम पहले से यही कह रहे थे कि जने कि ये मुकदमा झूठा मुकदमा है, इस मुकदमे का सर पाँव नहीं है, सिर्फ उसको अंदर रखने की कोशिश है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जिन 3 इश्यूज के ऊपर जो है ना काम किया है वो बिल्कुल कानूनी है, आईनी है और अपने पूरे इख्तियार का जो है ना सही इस्तेमाल किया है। और सुप्रीम कोर्ट वाहिद इदारा है जिससे आम आदमी तवक्को रखती है कि उनके हकूक का जो है ना तहफ़्फ़ुज़ किया है। अच्छा, एक बात बताएं सलाउद्दीन गंडापुर साहब, एक चीज़ जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है इसमें कि लोग ये पूछ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको रेफरेंस दिया कि अब साकिब निसार साहब के जाने के बाद जिस तरह से हुआ है और दीगर भी हम माजी में देखते रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें पोलिटिसाइज भी होती रही हैं। जुडिशल एक्टिविज्म की ये जो लहर हमें नज़र आ रही है इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर कि ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट और बहुत ही पर्टिनेंट मामला हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस तरह से टेकअप कर रही है उनको, तो क्या ये वाकई एक्शन कोई होगा ग्राउंड पे, लोग सवाल करते हैं, या ये सिर्फ जुडिशियल एक्टिविज्म तक रहेगा मामला? देखिए मसला ये है कि इस वक्त के चीफ जस्टिस के जितने भी आर्डर्स हैं उन पे अमल शुरू हो चुका है और उस अमल के शुरू होते हुए बहुत से इदारों को तकलीफ भी पहुंच रही है उससे। मुझे ये यकीन है कि जो है ना कि उनके इस फैसलों से एक्शन भी होंगे और वो एक्शन अवाम को नजर भी आएंगे। अवाम देखेगी कि जो है ना कि सुप्रीम कोर्ट अपना कानूनी इख्तियार और हक मुकम्मल पे अदा कर रही है। ठीक है, साथ ही रहिए हमारे। मैं जरा सेंटर राना मकबूल साहब की तरफ जाती हूँ। सेंटर साहब, आप भी कानून को समझते हैं और जाहिर सी बात है सेनेट में है, सबसे अपर लेवल ऑफ द हाउस होता है। ये बताएं कि ये जो इस तरह से कोर्ट्स में जो इश्यूज चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के भी खास तौर पे हम देख रहे हैं, माजी की हम ऑपोजिशन से सुनते आए थे कि इस तरह के सारे मामला जब टेकअप करती हैं कोर्ट, जब गवर्नेंस नहीं होती, इनकॉम्पिटेंसी होती है, हुकूमत के पास कोई फैसले करने का की पावर नहीं होती है, क्या वाकई ऐसा है या फिर वाकई लग रहा है कि अब ये इश्यूज जो कि कोर्ट्स में गए हैं उसकी वजूहात कुछ और है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गंडापुर साहब ने सही बात की है। सुप्रीम कोर्ट जो ऐसा इंस्टीट्यूशन है विच इज द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, वो एक बैलेंसिंग एशेलॉन है। दैट इज एन एशेलॉन विच स्ट्राइक्स इक्विलिब्रियम इन द सोसाइटी। जहाँ की कोर्ट्स जो हैं वो मजबूत हों वहाँ के मुल्क भी मजबूत हो जाते हैं। लेकिन जहाँ की कोर्ट्स में जस्टिस मुनीर जैसे लोग आ जाएं, जी, फुल रिपोर्ट इज अ लॉ क्रिएटिंग फैक्ट, फिर लॉ ऑफ नेसेसिटी को जस्टिफाई किया, उसकी जो है हम आज तक भुगत रहे हैं उसके अमल की। लेकिन ऐसे बड़े लोग भी हमारे पास आए, कियानी थे, कार्निलियस थे, हमीदुर रहमान थे, अभी ऑफ लेट अजमल मियाँ थे। लेकिन अब क्या किया जाए जब दरमियान में इरशाद हसन खान साहब आ जाएं जो एक आदमी को कह दें कि ये इसके पास पावर है, डिक्टेटर के पास, ही कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और अनवारुल हक, शेख अनवारुल हक साहब जो हैं वो किसी आदमी को एक्सिक्यूट कर दें जो इतना बड़ा लीडर हो। बात ये करने की है कि जुडिशरी का रोल हर मुल्क की हिस्ट्री में सबसे अहम और सबसे फंडामेंटल होता है। अब जो आप देख रही हैं ये एक्टिविज्म, ये बड़ा हेल्पफुल है एंड इट विल क्रिएट कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर फॉर एवरीथिंग। कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, ठीक, ऑर्डर के लिए भी और एक स्टेबिलिटी के लिए भी ये बहुत बड़ा होगा। जैसे आपने देखा नहीं कि जब प्राइम मिनिस्टर पेश हुए हैं तो जस्टिस काजी ने कहा
उनको कि आप ये सरेंडर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सरेंडर क्यों साइन कर डॉक्यूमेंट रहे सिग्नेचर, जी बिल्कुल बिल्कुल हैं, सरेंडर बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्यों that साइन was कर the रहे हैं? हाँ जी, most तो मतलब highlighted हाँ line of that day. Yes, exactly. Not even though that day, even though all the year, अगर आप देखें तो वो बहुत बड़ा सवाल था, बहुत बड़ा पॉइंट था जो उन्होंने दिया उन्हें। जी जी बिल्कुल, जी। आज मार्क्स की जो करने बात कर रहे हैं अभी गंडापुर साहब, जो बेल ली है उस आदमी की, उन्होंने एक पैगाम दे दिया है उस सारी रीजन को कि हम इंसाफ करेंगे, आप कोई गद्दार वद्दार नहीं है। तो लोगों को मेन चैलेंज में लेके आना है, को गद्दार डिक्लेयर करने के लिए तो हम नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का रोल बड़ा स्टेबलाइजिंग होगा और ये डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ इट्स ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, अकरम चीमा साहब आपकी तरफ आऊंगी, आपको यकीनी तौर पे आवाज आ रही है? राना साहब अकरम को चीमा मैंने साहब सुन पाया। जी 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 अकरम चीमा साहब आपकी तरफ आऊंगी। सवाल मैं आपसे कर रही हूँ अकरम चीमा साहब, ये इश्यूज जो हमारे सबके सामने हैं, रियासत के हवाले से भी आज मुज़ाकरात करने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं, अली वजीर साहब की जहाँ बेल हुई है और जहाँ सारा चीज़ें हुई हैं, हुकूमत किधर है अकरम चीमा साहब इस सारे मामलात में? जो सारे इश्यूज हमें नजर आ रहे हैं गवर्नेंस के इश्यूज हैं, ये तो मामलात हुकूमत ने हल करने थे। माजी में आप लोग कहते थे कि हुकूमत की नालायकी है और इनकॉम्पिटेंसी है, गवर्नेंस नहीं कर पा रहे, जब भी इधर मामलात तय हो रहे हैं उधर मामलात तय हो रहे हैं। आपकी हुकूमत में हुकूमत किधर है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो ये दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं और ये एक बेसरोपा किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इस तरह की मैं समझता हूं कि कोई बात नहीं है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान नाम की जो तंजीम थी, उसका जो भी मिलिटेंसी में बंदा मुलविस है, उसके साथ स्टेट किसी किस्म के किसी मुज़ाकरात के अंदर किसी मेज पे बैठने को तैयार नहीं है। ठीक है, ये उन एलिमेंट्स की बात हो रही है कि जिनके ऊपर छाप थी या जो उनके हमायती थे कि तहरीके तालिबान के, तो उनके साथ मुज़ाकरात की बात हो रही है। बाकी जो लोग मिलिटेंट एक्टिविटीज में मुलविस थे, जो लोग दहशतगर्दी में मुलविस थे, उनके साथ कतन किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अच्छा अकरम चीमा साहब, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, आपको पता है फवाद चौधरी साहब आप ही के वज़ीर इत्तलात है ना, उन्होंने जो 2 हफ्ते पहले स्टेटमेंट दिया है कि हम इंतहा पसंदों से और इंतहा पसंदी से नहीं लड़ सकते जो रियासत है, तो हम उसको इसीलिए मुज़ाकरात की टेबल पर आ गए हैं हम। तो ये जो सरेंडर वाली बात सुप्रीम कोर्ट में उठी है और जो वो बात पूछ रहे हैं काजी साहब भी, जस्टिस काजी साहब ने पूछा, और फिर आज भी जो बात मुज़ाकरात की रियासत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है अली वज़ीर साहब की बेल के दौरान, तो क्या ये सारे मामलात आपको नहीं लगता कि उस तरह से टेकन अप नहीं हुए हैं जिस तरह से हुकूमत को करने चाहिए? नहीं, मैं समझता हूं कि अली वजीर साहब का भी जो केस है वो भी एक डिफरेंट केस है। वो मेरा जहां तक ख्याल है, मैंने भी वो सुना था उस वक्त कि अली वजीर साहब का वो एक किसी चौकी के ऊपर, फौजी चौकी के ऊपर हमला हुआ था और उसमें कोई जत्थाबंदी करके फौजियों के साथ कोई अपना कानून को हाथ में लेने का वाकया हुआ था, तो उस हवाले से उनका केस है। अच्छा, चले मैं इसी पे सलाउद्दीन गंडापुर साहब की तरफ चले जाती हूँ। सलाउद्दीन गंडापुर साहब, क्या वाकई ऐसा है ये सारा मामला जैसे हुकूमत कह रही है? मुकदमे के बारे में जो है ना इल्म नहीं है, क्योंकि ये मुकदमा जो हुआ है ये सोराब कोर्ट में एक जलसा पीटीएम का हुआ था, उसमें उसने तकरीर की जिसमें उसने शिकायतें की फौज से, क्योंकि अली वजीर के 6 अदद अफराद इस जंग के अंदर शहीद भी हुए हैं जनाब उसके अपने इलाके में। तो वो शिकायतें थी जिसकी बुनियाद को बना के इन्होंने बगावत का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज कर दिया था। वो कोई ऐसा मुकदमा नहीं था कि जिसके अंदर जना ये था। अब ये है पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 19 स्पीच का हक देती है कि हर शहरी आजाद है तकरीर करने में। अब उसने जो तकरीर की वो तकरीर किसी हालत में भी न बगावत में आती है, न मुल्क तोड़ने की कोशिश है, और न जो है ना मुल्क के खिलाफ या किसी इदारे के खिलाफ जंग करने की जो है ना कैफियत है। क्योंकि उस जलसे के बाद न तो वहां पे मौजूद किसी पुलिस रेंजर पे हमला हुआ और न उसके बाद कोई हमला हुआ। और इसके अलावा जो कहा जाता है कि वहाँ उसे सेक्टेरियन नफरत पैदा की पंजाब के खिलाफ, तो ऐसा कोई मसला सोराब बोर्ड पे नहीं हुआ कि पश्तूनों ने पंजाबियों के घर पे हमला किया हो, या जो है ना पश्तूनों ने
महाजरों के घर पे हमला किया हो, कोई ऐसा मसला नहीं था। इसलिए अदालत ने ये एक व्यू लिया कि तकरीर करना तो बुनियादी हक है, तकरीर के बुनियाद पे बगावत का मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है और उसको जमानत। ठीक है। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन गंडापुर साहब आपका। और यहाँ पे मुझे चूंकि एक ब्रेक की तरफ जाना है, नाजरीन ब्रेक की तरफ मैं जाऊंगी, लेकिन ब्रेक के बाद जब आऊंगी तो मैं ये फिर पूछूंगी अपने दोनों जो पार्टिसिपेंट्स हैं, गेस्ट हमारे नून लीग और पीटीआई की तरफ मैं जाऊंगी और पूछूंगी कि वजीर आजम इमरान खान साहब व्हाई इज बीन सो कंसर्न कि नोबडी इज अलाउड टू गो टू इवेंचुअली टू अब्रॉड एज वेल, और कोई बाहर नहीं जा सकता। बाहर से बैठ के जो लोग बाहर गए भी हैं हुकूमत के, वो क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं हुकूमत के बारे में, और इस वक्त किन किन खतरात को हुकूमत को लाहक है। जाहिर सी बात है 3 साल का वक्त मुकम्मल हो गया है, एंड दिस इज द क्रूशियल हाई टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू टेक सीरियस एक्शंस फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। वेल, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन जी। हुकूमत को क्या ऐसे चैलेंजेस दरपेश हो गए हैं और कौन से मसाइल का सामना है जिसकी वजह से हुकूमत ने अपने तमाम वज़रा को आज कह डाला है। काबीना की मीटिंग में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि जी कोई वज़ीर बाहर नहीं जाएगा, और अब 3 साल हो चुके हैं और ये 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि नेक्स्ट 3 मंथ्स का मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ऐसा क्या होने वाला है 3 महीने के अंदर जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इतने कंसर्न है और इतने पर्टिनेंट है अबाउट इट। मूविंग टुवर्ड्स जाती हूँ जी सेंटर राना मकबूल साहब आपकी तरफ। राना मकबूल साहब, ऑपोजिशन कैसे देख रही है 3 महीनों के हवाले से? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इंडिकेशन जा दी है, वहां पे मना भी कर दिया है कि कोई बाहर नहीं जा रहा, जब यहाँ बैठे और परफॉर्म करें। अब तो ऑपोजिशन खुश होगी ना? नहीं, अपोजिशन ने क्या खुश होना है, ये मुल्क के जी। तुझे जिंदगी लाऊं कहाँ से, तुझे जिंदगी लाऊं कहाँ से। अब जो रमक है ना वो खत्म हो रही है, पॉलिसीज ऐसी बनाई गई। अब वो तो कहेंगे कि पुरानों ने किया, फलां ने किया। मैं आपको एक मिसाल दे दूं इसी साल की, कि जनवरी फरवरी में $4 की वो मिल रही थी जो उसका यूनिट होता है एलपीजी का, अब वो $30.5 का है। क्या ये, इसको क्या कहा जाए, ये क्या कनाइवेंस है, लिथार्जी है, नेग्लिजेंस है, मैनिपुलेशन है, ये क्या चीज़ है? आप इस तरह की एक नहीं है, बहुत सारी बातें। हम कहते हैं बम्पर क्रॉप हमारी होगी गंदम की, और गंदम हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये किस तरह की ये फूड बास्केट है, ये किस तरह की बम्पर क्रॉप है? क्या ना हम स्मगलिंग को रोक सकते हैं, ना इन्फोर्समेंट कर सकते हैं। जिस माफिया का हम जिक्र करते हैं उस माफिया के खिलाफ हम एक्शन भी कोई नहीं ले सकते। इसी तरह शुगर देख लें, आप दवाइयों का मामला देखें, बूढ़े मरते जा रहे हैं क्योंकि दवाई इतनी महंगी है कि पर्चेसिंग पावर से बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुकी है। इसलिए वो कहते हैं ना कि अब एवरीथिंग इज रॉटन। अब उन्होंने ठीक है एक आखिरी स्टेप लेने की कोशिश की है, ऑस्टेरिटी करने की। ये मेरा ख्याल है कि अब हम बहुत लेट हो चुके हैं। अब ये जिम्मेवारी किसी और की दी जाए कि हम ये ओके, आई गॉट योर पॉइंट। मैं अकरम शीबा साहब की तरफ जाती हूँ। अकरम शीबा, अड़फस करने की जरूरत नहीं है। लेट्स फेस इट। ओके, लेट्स फेस इट। ओके, यही पुकार रही है। All right, let's face it. The government should has to face the problems which has been done by themselves, जो कियोस्क हो चुका है। अकरम साहब ये बताइएगा, अकरम शीमा साहब आपकी तरफ आती हूँ। अलल ऐलान हो चुका है जी बेनजीर इनकम सपोर्ट, वो जो आप जिसको कह रहे थे कि जी उसमें करप्शन और पता नहीं बेजाब्तगियां और बेकायदगियां थी, अब उसमें आ रहा है कि बीआईएसपी में 25 अरब रुपए से जायद और एनडीएमए में 4 अरब 80 करोड़ रुपए की बेजाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। आज की ये रिपोर्ट है जो ऑडिटर रिपोर्ट है, और अब ये खुद बता रही है। तो अब क्या इस पे क्या एक्शन होगा? आप लोग तो बहुत बुरी तरीके से ऑपोजिशन की जमातों को क्या कुछ नहीं कहा, अब वही मामला आपके जब आ रहे हैं तो हाउ विल यू ट्रीट देम?
कोविड फंड भी शामिल कर रहे हैं। जी जी, कोविड का फंड भी, एग्जैक्टली वही एनडीए में वाला वही है राना मकबूल साहब, वही एनडीए में वाला। जी मेरी नजर से मैं भी आज सारा दिन इस्लामाबाद में था, तो मेरी नजर से तो कोई जी जी अकरम चीमा साहब आप बताएं। जी जी अकरम चीमा साहब की आवाज बढ़ा दें। जी मैंने नहीं सुनी। और असल में किसी भी बात का बतंगड़ बनाने से पहले दुनिया के हालात पे नजर रखनी चाहिए। इस वक्त आपको पता है कि दोबारा से कोविड का जो नया वेरिएंट है, उसकी वजह से दोबारा पूरी दुनिया के अंदर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होने जा रही है। कह रहे हैं अकरम भाई, आपकी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कह रही है, हम नहीं कह रहे, हुकूमत की कह रही है। देखिए, मैं जब आपको कह रहा हूं कि मैंने वो रिपोर्ट देखी नहीं, तो मैं कैसे उसके ऊपर कमेंट कर सकता हूं? तो वो आपने भी पढ़ी नहीं होगी, लेकिन आ तो चुकी है ना। नहीं, मैं नहीं समझता कि मेरी नजर से कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं गुजरी कि ऑडिटर जनरल की जिसका राना साहब जिक्र फरमा रहे हैं। मेरी नजर से इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं गुजरी। तो आप इस पे क्या कहेंगे? मतलब अभी आप पढ़ लेंगे, आपके पास भी आ जाएगी, तो फिर उसके बाद ही मैं कोई कमेंट कर सकूंगा बिल्कुल इसके ऊपर। लेकिन जब मैंने रिपोर्ट देखी नहीं और ना ही मेरी नॉलेज में है कि कोई इस तरह की रिपोर्ट आई है। अच्छा मतलब ये जो ऑडिट रिपोर्ट का जिक्र हो रहा है, वो आप समझते हैं कि वो गलत है? जी, मैं किसी की चीज को गलत या सही देखे बगैर कैसे कह सकता हूँ? अच्छा ठीक है, उन्होंने देखी ही नहीं है। राना मकबूल साहब आपकी तरफ आते हो, वो कह रहे, अकरम चीमा भाई कह रहे मैंने देखी ही नहीं है, अभी ऐसी रिपोर्ट तो कोई आई नहीं है। नहीं, रिपोर्ट तो आ चुकी है, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है। मैं राना मकबूल साहब को सुन भी नहीं पा रहा। अच्छा राना मकबूल साहब की आवाज बढ़ा दें। जी 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 आप फरमाइए कुछ कह। हाँ जी आप बोलिए क्या कह रहे हैं? जी, ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। हमें ये बातें तस्लीम करनी पड़ेंगी। अगर हम नहीं करेंगे तो चीज़ें जो हैं इससे ज़्यादा वर्सन होती जाएंगी, और वक्त भी थोड़ा है और कौम की कैफियत भी ख़राब हो चुकी है। अब जो आखिर में एक चक्का लगा है रज़ा, वो हम देखेंगे, अल्लाह मुआफ़ फरमाए, उस वक्त पे जब हमने स्टेट बैंक को आज़ाद किया है, अब वो दैट इज़ डायरेक्टली इन द क्लचेस ऑफ द IMF। अब आप इसका देखेंगे कि जो एक प्लान है ऑफ नेक्सस ऑफ इविल का, जिसमें रॉ है और मुसाड है, और जी ये एक एटॉमिक कंट्री है, न्यूक्लियर पावर है, मुस्लिम स्टेट है, आइडियोलॉजिकल स्टेट है, स्ट्रेटेजिकली ये स्टेशन है, गवादर के ऊपर ये उसके गेट वेक पे बैठा हुआ है। वो देयर आईज आर ऑन आवर आर्सेनल, जो हमारा है ये एटॉमिक आर्सेनल, न्यूक्लियर आर्सेनल। वो हमें इतना गरीब करना चाहते हैं कि हम हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं और कहें कि हम आप हमारा ये जी हमने, मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज्यादा घाटे का सौदा कर लिया है। और अभी तो सऊदी अरब ने जो हमें आंखें दिखाई हैं, आज तक नहीं दिखाई हैं, कि $3 अरब वो भी आप बैंक में रखेंगे, आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, और इस पे 4% आप सूद देंगे और पता नहीं क्या क्या। इसलिए हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं। तो जो मैंने पहले रिक्वेस्ट की है और अर्ज कर रहा हूँ बड़ा हम्बली, कि इस पे गौर करना चाहिए। अब वी हैव टू चेंज हॉर्सेस, ताकि कुछ हालात में बेहतरी आए, कुछ संभाला जा सके। अगर ऐसे हम चलते जाए तो और हम कमज़ोर होते जाएंगे, क्योंकि हमारी पॉलिसीज ऐसी नहीं है कि हम सस्टेन कर सकें। इसलिए कोई करेजियस स्टेप लेना चाहिए, मान जानी चाहिए कि अपनी जो इनएडिक्वेसी है, कोई ज़रूरी है इस पर जिद किए जाना। जी मैं उसी पे आ रही हूँ अकरम चीमा साहब की तरफ। अकरम चीमा साहब, आप आज एक जायजा था, इतना तो आपको पता है, ये तो डेफिनेट सी बात है कि जब काबीना का इजलास होता है उसके बाद एक एलामिया जारी होता है, तो आज के एलामिये में भी ये बात है जो काबीना के इजलास के बाद हुआ है, कि एलामिया में कहा गया कि काबीना ने खास तौर पर ये बात की ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के हवाले से कि मुतल्लिका महकमों को वजाहत देने की भी हिदायत की है इस पे। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने अभी तक ना ये सुना है ना ये पढ़ा है। तो जब मैं इसके ऊपर पढ़ूंगा तो फिर ही मैं उसके ऊपर कोई कमेंट कर सकूंगा। और मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह की बात इसमें रज़ा, मैं कोई ये दो आदशा है, मैं आपको असिस्ट कर रहा हूँ चीमा साहब को भी। आपने 12 रुपए जो है पर लीटर पिछले दिनों, कोई 3 हफ्ते पहले, 1 महीना पहले, आपने 12 रुपए पर लीटर, अब तो हर महीने बढ़ेगा, 12 रुपए पर लीटर एक जंप में बढ़ा दिया। 12 रुपए बहुत ज्यादा है एक जंप में।
ये चूंकि मैं ओगरा के अफेयर्स को डील करता हूँ, आई एम चेयरमैन ऑफ द कमेटी, मैं जी ईमानदारी से महसूस कर रहा हूँ। तो जी मैंने चेयरमैन ओगरा से पूछा कि आपने ये क्या किया है कि जी जब आपने जो स्टॉक आपके पास है, जो आप कहते हैं 3 हफ्ते से 4 हफ्ते हमारे पास रहता है, वो तो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आपने 12 रुपए पर लीटर कैसे बढ़ा दिया? आपने तो पे नहीं किए 12 रुपए, तो हम्म आप गरीब आवाम के ऊपर ये और एक तूफान खड़ा कर दिया है। आपको पता है कि पेट्रोल की कीमत जब चढ़ती है तो उसका नेगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है इकोनॉमी के ऊपर और मुल्क के ऊपर? इसका भी नेगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है और सारा कुछ बैठ जाता है। आपको ये किसने इजाजत दी है कि जिस पे आपने 12 रुपए पर लीटर खर्च नहीं किए तो आप उसको लोगों से वसूल करना शुरू कर दें? कोई एक बात नहीं है, सैकड़ों बातें हैं, इस पे गौर खौस करना चाहिए। खैर उसने अजीब सा हमें जवाब दिया कि जी हम जब कीमत कम होती है पेट्रोल की तो फिर हमें पल्ले से देना पड़ता है। मैं क्या क्या बिजनेस अभी आपका? ये बिजनेस है कि मार्केट फोर्सेस जो हैं वो कीमत को कम कर दें तो कौन वो आप पल्ले फिर से पल्ले से देता देते है हैं। ये गवर्नमेंट में? अजीब तो तरह ये की तो ये सवाल है अजीब तरह वैसे। चले अकरम चीमा साहब की तरफ चले जाती हूँ, उनसे बहुत शॉर्ट बात हुई। अकरम और चीमा जो साहब ये बिजली बता, का हाँ, टैरिफ और बढ़ रहा है और वो साढ़े बढ़ा है। 4 जी रुपए, बिल्कुल आप सही कहाँ कह रहे हैं। जाएगा? पेट्रोल बिजली और ये गैस, ये तीनों हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये IMF की कंडीशंस में हमारे सामने है चीजें एक्चुअली। मैं जाती हूँ अकरम चीमा साहब के। अकरम चीमा साहब, अच्छा चले एक चीज तो ये हो गई, आज खासतौर पर हिदायत भी जारी की है कि जी कोई वजीर बाहर ना जाए, और 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्या हो रहा है 3 महीने में जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बहुत ज्यादा कंसर्नफुल हो गए? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस तरह के कोई कंसर्न्स नहीं है। अब देखें, ये जो कोविड के नए वेरिएंट के आने के बाद जो नए सिरे से दुनिया में बंदिशें लगने जा रही हैं और नए सिरे से जो एक ऑल ओवर द वर्ल्ड दोबारा से एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होने जा रही है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए खान साहब ने आज तमाम वज़रा को पाबंद किया है कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहें। और क्योंकि देखें, हुकूमत के ऊपर इस मुल्क के अवाम की जिम्मेदारी है और उसको हर लिहाज से उसको देखना है। तो मैं समझता हूँ कि उस सिनेरियो के अंदर आज फैसला किया गया है कि जो अब सिचुएशन क्रिएट होने जा रही है उसके ऊपर हर शख्स और हर वजारत अपने अपने डोमेन में रहते हुए जो उसकी ड्यूटी बनती है उसको मौसर अंदाज में अदा करे और उसकी कबल अज वक्त प्लानिंग जो है वो उसकी की जाए कि आने वाले हालात से कैसे निपटना है। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये जो अभी नया वेरिएंट आया है इसको बहुत ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है और हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त जो हमारा जो सीजन गुजर रहा है, सर्दियों का सीजन आगे दिसंबर समझने सुबह से शुरू हो गया और दिसंबर और जनवरी सर्दियों के महीने होते हैं, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा खतरात मैं समझता हूँ कि कोविड के हवाले से मंडरा रहे हैं। कोई सियासी खतरा नहीं है, यानी कि ये सारा जो है वो सेहत के हवाले से खतरात हैं, और कोविड जी का जी जिसने जी कहा है जी सियासी जी कोई जी खतरा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई सियासी खतरा नहीं है और कोई किसी किस्म की सियासी परेशानी नहीं है हुकूमत पाकिस्तान को इस वक्त। और ये जो सिचुएशन है वो आपके सामने है, इसको सीरियस लेना होगा क्योंकि बहरहाल हुकूमत के ऊपर आवाम की जिम्मेदारी होती है। अच्छा अकरम चीमा साहब, एक चीज और भी बताएं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि जी बाहर जाए कोई और फिर कुछ और बोलना शुरू करे, क्योंकि अब जैसे गवर्नर पंजाब बाहर है इस वक्त, लेकिन उनका स्टेटमेंट भी कल से साहब ने आपके गर्दिश जो कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, कि उन्होंने कहा है थोड़ा सा हर्ट है, कह रहे हैं, गिला शिकवा कर रहे हैं कि जी गवर्नर बना दिया, एक साइड लाइन ओहदा दे दिया, कोई अहम जिम्मेदारियां देनी चाहिए थी जो कि नहीं दी हुकूमत ने। तो गिले शिकवे तो है ना हुकूमत में लोगों को? देखिए, ये गिले शिकवे सियासी जमातों के अंदर होते रहते हैं और ये एक मामूल की कार्रवाई होती है। किसी भी शख्स को किसी भी चीज पे गिला हो सकता है और सियासत के अंदर गिला करने की हर किसी को इजाजत होती है। मैं समझता हूँ कोई इस तरह की ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए मैं राना मकबूल साहब की तरफ आती हूँ। सेंटर साहब, ये बताएं कि ये जो सब सिचुएशन इमर्ज हो रही है वो वाकई आपको लग रही है कि कोविड की वजह से हुकूमत कह रही है, या कोई सियासी आपको लग रहा है कि मंजरनामा कुछ होने जा रहा है तब्दील? देखो जी, दो वजूहात हैं। सच्ची बात यह है कि हर आदमी के दिल को अगर आप देखें तो वो यही कहता है कि सूरत हाल बड़ी दिगरगू है। आप देखें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है हर आदमी को अफेक्ट करती है। हमारा जो रेट है रुपये का और डॉलर का, ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक हद तक कभी नहीं गया। अब जब डॉलर बढ़ा और मैनेज ठीक नहीं किया गया तो इसका मतलब हर चीज़ महंगी हो गई। एवरीथिंग इज सो कॉस्टली। तो इसका असरात हर आदमी, हर इंडिविजुअल के ऊपर होते हैं। क्योंकि हालात इतने दिगरगू हैं
इसलिए लोग अपनी जगह पे मायूस हैं, अपने साथी भी मायूस हैं, हुकूमत के लोग भी मायूस हैं। जब कोई दिल नो लाइट सीन एट द एंड ऑफ द टनल, तो फिर क्या लोग करेंगे? कोई लोग तो चुप कर जाएंगे, सब्र कर लेंगे, कोई तरीके तरीके से बात करेंगे, कोई बॉडी लैंग्वेज के जरिए इजहार करेंगे, ये एक नेचुरल चीज़ है। और अवामन नास फिर वो जो जैसे करते होते हैं इजहार, जब भूख पड़ेगी या पड़ती है तो आपको पता उसका क्या रिएक्शन होता है। इसलिए हम एक वॉल्केनिक eruption के करीब हैं, इसलिए कोई हमें हिम्मत के साथ कुछ करना पड़ेगा जो कि नहीं हो पा रहा। तो मैं समझता हूँ, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया है, कि जो ये सिचुएशन एक्सप्लोसिव हो चुकी है उसको कैसे कंटेन किया जाएगा, कैसे इसको संभाला जाएगा। हो सकता कोई ऐसा वहम भी हो सकता है हुकूमत के दिलों में, ये तो एक ऑस्टेरिटी वाली बात भी वो कर रहे हैं कि हम पैसे बचाना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि बाहर जाके, जैसे गवर्नर साहब ने फरमाया है, कोई और एक दो तीन जो हैं डिग्निटरीज को ऐसी बात कर दें, जब उनके पूछते हैं, प्रेस वाले पूछते हैं और लोग पूछते हैं, को किसी के मुंह से सच्ची बात अगर निकल जाए तो उसके फिर अपने रेमिफिकेशन होते हैं, अपने रिपल्स होते हैं। इसलिए ये एक एप्रीहेंशन तो जरूर है, क्योंकि लोग मुतमिन भी नहीं हैं और परेशान भी बेइंतहा है। मुल्क की इंटेग्रिटी के बारे में भी परेशान है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया है आपको। हमने सारा कुछ उन लोगों के हवाले कर दिया जो हमारी जान के दुश्मन है, हम उसको संभाल ही नहीं सके। हम चाइना के साथ, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी इस तरह यानी फ्लैट हो गई है। सऊदी अरब हमारा दोस्त था, वो हमारे से सूद अब लेना शुरू उसने कर दिया। चाइना के साथ ताल्लुक था, वो भी हमारे पास नहीं आ रहा। टर्की के साथ हम एक कॉमन मीडिया बनाना चाहते थे, उसके ट्रस्ट को भी हमने ठेस पहुंचाई। वो लोगों को देता है अपना लोन, हमें तो कैसे देगा? तो हमारी, हम खुद ब खुद स्ट्रेंज हो गए हैं, आइसोलेट हो गए हैं। मलेशिया के साथ हुआ, तो ये सारा हमारा एक प्रॉब्लम है जो मल्टी डायमेंशनल है। इट्स ए कॉम्पोजिट प्रॉब्लम। इसका जो हल कुछ और होगा, ये नहीं हो सकता कि हम इन चीजों को फौरी तौर पर रिवर्स कर दें। ठीक है, ये नहीं हो सकता। करीम शीबा साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जैसे मैंने कहा, दहशतगर्दी के हवाले से कहा है कि जी आप लोग दहशतगर्दों से तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, और जो है उन्होंने जिस तरह की सारी बातें की हैं, लेकिन एक तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि जी इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर भी आप लोगों ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से खेल खेला है और ईवीएम के जरिए इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं खासतौर पे। और एक बात जो कि बड़ी उन्होंने वाजे कही कि जी इमरान खान साहब को लंदन या सऊदी अरब ले जाने वाला कोई तैयारा नहीं आएगा। उन्होंने एक ही बात में दूसरी तरफ भी टॉन्ट मार दिया और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से भी ये कह दिया। इस पे आप क्या कहेंगे? तो पहली तो बात यह है कि इमरान खान किसी भी तैयारे का इंतजार करने वाला शख्स ही नहीं है कि वो किसी का तैयारा आएगा और उस पर चढ़कर जाने के लिए तैयार बैठा है। इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है, ना इस तरह की कोई बात है। बाकी दिल बहलाने के लिए तो लोग बातें करते हैं। और जहां तक बिलावल भुट्टो साहब ने ईवीएम की बात की, तो उससे तो पहले दिन से ही तकलीफ है। ये तो बिल पास होने से पहले ही इन्होंने असेंबली के फ्लोर पे ऐलान कर दिया था कि जी हम इसको नहीं मानेंगे। तो भाई आप ना मानेंगे, इसमें तो कोई, मैं समझता हूँ कि उन्होंने आज कोई वहां पर जलसे के अंदर नई बात नहीं की है कि हम नहीं मानेंगे। तो उन्होंने कोई पहली दफा नहीं कहा है, ये तो वो पहले दिन से कह रहे हैं कि जाहिर बात है अब उनको वो उस सिस्टम की मौत होती हुई अपनी आंखों के सामने नजर आ रही है, जिस सिस्टम के बेनिफिशरी ये दोनों पार्टियां जो हैं गुज़श्ता 30-40 साल से रही हैं, और उस सिस्टम के जरिए ही इन्होंने इक़्तिदार हासिल किए हैं। तो अब अगर साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने की बात की जा रही है और उसमें इनको अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, तो जाहिर बात है चीखे तो मारेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अकरम शीबा साहब आपका, सेनेटर राना मकबूल साहब आपका, आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, यकीनी तौर पे सवालात तो हैं हुकूमत के हवाले से, और वो सवालात चाहे अपोजिशन हो या अवामी हल्के हों या फिर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, तमाम जगहों पर ही सवालात हो रहे हैं, लेकिन जवाबात आपके सामने हैं। सवाल मैं जब ये हुकूमत नहीं आई थी इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उससे पहले भी
जब ये ऑपोजिशन में थे उस वक्त भी मैं एक जुमला कहती थी, और बहुत ही अदब के साथ, किसी को बुरा लगे या भला लगे, कि उस वक्त भी मैं कहती थी कि सवाल खेत का करो जवाब खलियान का मिलता है, सवाल आसमान का करो जवाब ज़मीन का मिलता है। ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ा कि करस्पॉन्डेंट से जो भी आता है, उनका जो भी उनका नुमाइंदा होता है, जब भी उनसे बात करो तो ये इशू रहता है। आज भी हमने कोशिश बहुत की कि जी जो रियासत के मुज़ाकरात के मामलात हैं, जो गवर्नेंस के मामलात हैं, जो कॉम्पिटेंसी के मामलात हैं, उस पर बेहतर तरीके से जवाब मिल जाए, लेकिन जवाबात आपके सामने हैं तमाम तर। और हुकूमत जब मौजूद होती है तो वो डेफिनेट सी बात है हर चीज़ की जवाबदेह होती है। जवाबदेह वही होती है, वो ये कह के नहीं टाल सकती बात कि माजी की अपोजिशन की जमातें या इस वक्त की मौजूदा अपोजिशन की जमातें या माजी की हुक्मरान जमातें जो है वो जवाब देगी, और वो जवाबदेह नहीं है। दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्शन एंड एवरी थिंग विच इज़ गोइंग ऑन अंडर देयर गवर्नमेंट। वेल, इसी के साथ अपनी मेज़बान रज़ा सैफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।